5 मैचों में महज 22 रन बनाने के बाद पाक के खिलाफ 148 रनों की वो ताबड़तोड़ पारी टीम इंडिया में दशकों से चली आ रही एक कमी का अंत था। इस पारी के बाद लंबे बालों वाला वो लड़का पूरे भारत की एक सनसनी बन चुका था। मीडिया, न्यूज, आर्टिकल, अब हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था। महेंद्र सिंह धोनी को महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब भारत के पास भी अपने दस्तानों से मैच पलट देने वाला ब्रह्मास्त्र था, जिसके पास दस्तानों से मैच पलट देने की ताकत थी। इसी ताकत, इसी ब्रह्मास्त्र से दशकों से चली आ रही इंडियन टीम में एक कमी का अंत था और इसी ब्रह्मास्त्र के साथ शुरू होती है उस लड़के की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी महेंद्र सिंह धोनी के अग्निकांड की। 2003 का वो फाइनल और उस फाइनल की ये तबाही भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था। इस हार से भारत का 20 वर्षों से चला आ रहा कप का तप अभी भी बरकरार था। भारतीय क्रिकेट इतिहास में कपिल के बाद कई कप्तान आए, परंतु कप का वनवास अभी भी जारी था। ऐसे में इंडिया के सामने था 2007 और 2007 का ODI वर्ल्ड कप। 24 साल से चले आ रहे उस सूखे का अंत 2007 के वर्ल्ड कप में हो सकता था। कप का वनवास भारत के लिए खत्म हो सकता था, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो हमें नहीं मंजूर था, जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को मंजूर नहीं था। इतिहास के गर्त से आरंभ ये पटका था अब और रोमांचक हो चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के लिए अब भारत से रवाना हो चुकी थी। द्रविड़ की अगुवाई वाली ये टीम इंडिया जयबल के साथ कुदरत का निजाम बदलने के लिए अब पोर्ट ऑफ स्पेन में थी। सचिन, सहवाग, गांगुली, धोनी, जाहिर, युवराज, हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों से लैस ये टीम इंडिया 125 करोड़ भारतवासियों की उम्मीद थी। सिर्फ इस उम्मीद के सहारे इस बार ये वर्ल्ड कप हमारा है। वर्ल्ड कप के दोनों वार्म अप मैच जीतने के बाद टीम इंडिया से उम्मीदें और बढ़ चुकी थी। अब इंडियन मीडिया उम्मीदों से पुल बांध रहा था। संपूर्ण भारत अब वर्ल्ड कप के इंतजार में था। सबकी निगाहें, सबकी उम्मीदें सिर्फ एक लाइन पर टिकी थी, काश ये वर्ल्ड कप हमारा हो। परंतु 17 मार्च 2007 पोर्ट ऑफ स्पेन के इस मैदान पर टीम इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन प्रारंभ होता है। वर्ल्ड कप का पहला मैच टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीमों में से एक बांग्लादेश से था। टीम इंडिया बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप में अपनी जगह मजबूत करना चाहती थी, परंतु इंडियन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसा होता है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। टीम इंडिया कमजोर बांग्लादेश के सामने पहला मैच हार जाती है और इस हार के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। इस मैच में कप्तान राहुल द्रविड़ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। कप्तान का यह फैसला टीम इंडिया के खिलाफ गया। गांगुली और युवराज के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना न कर पाए। इन दो बल्लेबाजों के अलावा संपूर्ण टीम इंडिया घुटने टेक चुकी थी। इंडियन टीम के बल्लेबाजों का यह शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का दिल दहला रहा था। न सचिन, न सहवाग, न द्रविड़, न धोनी, कोई भी भारतीय बल्लेबाज टीम इंडिया की उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से हराया। इंडिया बांग्लादेश से वो मैच हार ही गया। उस वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया हार गया। सिर्फ 2 बल्लेबाजों के अलावा बाकी सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट स्कोर का शिकार हो चुके थे। 24 सालों से चले आ रहे उस सब्र की हदें अब पार हो चुकी थी। टीम इंडिया उस दिन बांग्लादेश के सामने महज 50 ओवर भी नहीं खेल पाती और 191 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया के 191 के जवाब में बांग्लादेश ने मैच 5 विकेट खो करके टीम इंडिया को करारी शिकस्त थमा दी। बांग्लादेश ने मैच 5 विकेट खो करके इस लक्ष्य को अचीव कर लिया था। मुनाफ पटेल की बॉल पर मुशफिकुर रहीम का ये शॉट इंडियन फैंस का दिल दहला रहा था। 125 करोड़ लोगों में से 15 लोगों की टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी और उन 15 लोगों की ये दर्दनाक परफॉर्मेंस 125 करोड़ लोगों का सपना तोड़ रहा था। ये 15 लोग 125 करोड़ लोगों के सपनों को ध्वस्त कर रहे थे। इस हार से टीम इंडिया के लिए सब कुछ बदल चुका था। इन प्लेयर्स को भगवान मानने वाले ये लोग अब इन प्लेयर्स पर पत्थर बरसा रहे थे। टीम इंडिया को सपोर्ट करने वाले ये क्रिकेट प्रशंसक सड़कों में उतर चुके थे। कहीं इन प्लेयर्स के पुतले जलाए जा रहे थे। तो कहीं उनके घर, उनके परिवार में अटैक्स हो रहे थे। इस हार के बाद भारत में एक अलग ही माहौल था। इस हार
हार के सबसे बड़े विलेंस की सूची तैयार की जाती है। इस मैच को किसने हराया, ये डिबेट प्रारंभ की जाती है। इस हार का कौन जिम्मेदार है, इस हार की क्या वजह है, ये सवाल खड़े किए जाते हैं। सचिन, सौरभ, द्रविड़, सहवाग जैसे दिग्गजों से भरी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर लौट गई थी। पूरा देश निराश था, हर कोई प्रदर्शन कर रहा था, लोग सड़कों पर उतरे, खिलाड़ियों के पुतले फूके गए, खिलाड़ियों के घर पर पत्थर भी फेंके गए। हालात इतने खराब थे कि खिलाड़ियों को पुलिस प्रोटेक्शन में घर पर लाया गया। लेकिन इन्हीं विलेंस, इन्हीं डिबेट के बीच में एक ऐसा भी विलेन था जिसके लिए ये हेट, ये दर्द पहली बार था, जो पहली बार ये दर्द देख रहा था। वतन का हीरो बनने आया वो शख्स अब वतन का सबसे बड़ा विलेन बन चुका था। जिससे उम्मीदें थी वो अब भारत का कलंक बन चुका था। कहानी अगर उसकी यहीं खत्म हो जाती तो दुनिया कहती कि वो विश्व विजेता कैसा, लेकिन उसकी कहानी इस दर्दनाक पलों में भी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी बाकी था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तकरीबन 200 लोग माही के घर को घेर चुके थे। घर के चारों तरफ कुछ पत्थरबाज पत्थर बरसा रहे थे। जिन गलियों से वो इंसान आया था, वहां का ये बर्ताव उसके लिए एकदम नया था। खबर आती है कि उसके पेरेंट्स को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है क्योंकि उनका घर से बाहर निकल पाना अब मुश्किल था। वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के प्रशंसकों का ये बर्ताव इन प्लेयर्स के लिए बेहद भयानक था, क्योंकि टीम इंडिया के हार से नाराज ये क्रिकेट प्रशंसक जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं इन प्लेयर्स के पुतले फूके जा रहे थे तो कहीं इन प्लेयर्स को खुलेआम गालियां दी जा रही थी। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश क्रिकेट में मिली एक हार से आग में झुलस रहा था। प्रदर्शनकारी खुलेआम सड़कों में इन प्लेयर्स के पुतले दफना रहे थे। क्रिकेट को भगवान देने वाला ये वतन एक वर्ल्ड कप को तरस रहा था। पिछले 24 सालों से चला आ रहा वो सब्र, अब उस सब्र का बांध गुस्से में तब्दील हो चुका था। ये प्रदर्शन, ये हमला हर उस प्लेयर के घर में हो रहा था जिसने उस दिन बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक परफॉर्मेंस दी थी। जगह जगह से सिर्फ एक ही खबर, एक ही न्यूज आ रही थी, विश्व कप खेलने गए हर बड़े प्लेयर के घर में। पूरे देश का विश्वास खो चुकी ये टीम बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद बरमूडा के खिलाफ अगला मैच जीत जाती है। लेकिन टीम इंडिया को सुपर 8 में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए श्रीलंका के खिलाफ अगला मैच जीतना बेहद जरूरी था। ऐसे में टीम इंडिया लीग स्टेज का आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए मैदान में उतरती है। कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम को 254 रनों पर रोक दिया। लेकिन इस लक्ष्य का जवाब देने उतरी टीम इंडिया मैच 195 रनों पर बिखर जाती है। संपूर्ण टीम इंडिया मैच 195 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया का ये वर्ल्ड कप सफर लीग स्टेज में खत्म हो चुका था। ये हार, ये पल टीम इंडिया के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद दर्दनाक थे। सचिन, सहवाग, राहुल, गांगुली, धोनी, युवराज जैसे दिग्गजों से लैस ये टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ हार करके लीग स्टेज से बाहर हो चुकी थी। वर्ल्ड कप जीतने गई ये टीम इंडिया सिर्फ बरमूडा से जीत पाती है। दशकों से चला रहा वो वनवास अभी भी जारी था। टीम इंडिया की ये हार टीम इंडिया के लिए करारी थी। टीम इंडिया की ये हार, टीम इंडिया के लिए ये पल हमेशा हमेशा के लिए यादगार होने वाले थे। वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहा ये भारत मैच 8 दिनों में वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था। 125 करोड़ भारतवासियों की आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे में असहनीय दर्द था। हमने एक वर्ल्ड कप ही तो मांगा था, वो भी ये दे ना सके। अब संपूर्ण भारत हार मान चुका था। उसके चेहरे में ना उम्मीद थी और ना ही वर्ल्ड कप जीतने की अभिलाषा। अब संपूर्ण भारत हार मान चुका था। अपने वतन की इस हार से एक इंसान बेहद परेशान था, जो इन दोनों हार का सबसे बड़ा विलेन था। ऐसे में वो इंसान अब अंदर से टूट चुका था, क्योंकि वो ना तो वतन का सपना पूरा कर पाया और ना ही वतन की उम्मीदों को संभाल पाया। इस बात का दर्द उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वर्ल्ड कप जीतने गया वो माही एक बार फिर से खाली हाथ आया था। अपनी आंखों के सामने वो इंसान अपने वतन की उम्मीदों को टूटते हुए देख रहा था। भारत वापसी के बाद उसके साथ जो बर्ताव होता है उससे वो और भी दहल चुका था। कहा जाता है कि माही को पब्लिक से बचाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाता है। उस भीड़ का वो आक्रोश उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। उस 26 वर्षीय माही के लिए उस भीड़ का ये बर्ताव उसके लिए एकदम नया था। रातों रात सनसनी बनने वाला वो प्लेयर अब वतन की नजरों में अपराधी बन चुका था। Media cars around us with their camera and the big light on top, and it felt as if we have committed some kind of a big crime, maybe like a murderer or terrorist or something like that, and we were actually chased by them. ऐसे में टीम इंडिया के सामने थे सिर्फ 6 महीने
और 6 महीने बाद एक और वर्ल्ड कप और उसके पास एक आखिरी मौका खुद को साबित करने का। ऐसे में टीम इंडिया के सामने कई सारे सवाल थे। अगले 6 महीनों में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का कप्तान कौन होगा जो टीम इंडिया का कोच बनेगा। कुछ ऐसे ही सवाल, कुछ ऐसे ही पलों में प्रारंभ होती है एक नई कहानी पाक के खिलाफ माही का पाक कांड। माही की अगुवाई में यंग भारत अब साउथ अफ्रीका की उड़ान भर चुका था। दिग्गजों की अनुपस्थिति में भारत के विश्व विजय का सपना देखना दुनिया की नजरों में एक छलावा था। 15 सदस्यीय एक नई युवा टीम जिसमें अनुभव के नाम पर सहवाग, युवराज और हरभजन सिंह थे, जिसकी कमान एक नए कप्तान के हाथों में थी। उस टीम से विश्व विजय का सपना देखना दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा भद्दा मजाक था। उम्मीद किसी को नहीं थी क्योंकि आपके मेन बैट्समैन नहीं थे पहली बार। We'd never played T20 cricket before that. Leader was new as well. People didn't know how his leadership is going to be. दूसरी बात किसी की सपोर्ट नहीं थी और कहा था कि यंग टीम है, पता नहीं क्या। ऐसे में दुनिया उस कप्तान की कप्तानी पर मैच देखने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जो काम क्रिकेट का भगवान नहीं कर सका, जो काम दादा से नहीं हो पाया, जो काम राहुल द्रविड़ से नहीं हुआ, उसकी उम्मीद एक युवा कप्तान से कर पाना संपूर्ण भारत के लिए आसान नहीं था। ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस युवा कप्तान के वो शब्द संपूर्ण भारत को आत्मविश्वास तो दे रहे थे, परंतु उसके इन शब्दों में किसी को विश्वास नहीं था। टीम इंडिया अफ्रीका पहुंचकर टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच स्कॉटलैंड से खेलने वाली थी, परंतु बारिश के चलते वो मैच नहीं हो पाया। ऐसे में टीम इंडिया को 2 अंक की जगह 1 अंक से संतुष्ट होना पड़ा। बारिश के चलते पहला मैच रद्द हो चुका था। Our first game against Scotland, which was supposed to be everyone's debut game, was a washout game without even an over being bowled. And so essentially our first game against Pakistan became all of our debuts. and from that point of time I think each and every game was a do and a die situation. अब टीम इंडिया का अगला मैच अपने पड़ोसी पाकिस्तान से था। एक यंग भारत के सामने अनुभवी खूंखार पाकिस्तान। पाक के सामने एक अच्छा मौका था सदियों से चली आ रही उस प्रथा पर विराम लगाने का, उस कलंक को मिटाने का जो पाकिस्तान पर ICC टूर्नामेंट न हराने का लगा था। खूंखार पाकिस्तान के इरादे बेहद भयानक थे। वो अपनी पिछली हर हार का बदला इस नए हिंदुस्तान से लेना चाहता था। परंतु शेर के बच्चे छोटे हों या बड़े, परंतु उनमें बहादुरी तो शेरों वाली ही होगी। शाहिद आफरीदी, यूनिस खान, कामरान अकमल, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, आसिफ जैसे दिग्गजों के सामने था महेंद्र सिंह धोनी का यंग भारत। 14 सितंबर 2007 डरबन का वो मैदान, यहाँ टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ने वाली थी। मैदान में हजारों की तादाद पर लोग उपस्थित थे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। उमर की रफ्तार, आसिफ की स्विंग, आफरीदी की स्पिन टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। ये नया हिंदुस्तान इन खूंखार पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टिक पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। दुनिया इस सवाल के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक वीरेंद्र के साथ गौतम गंभीर आते। पाक की ओर से मोहम्मद आसिफ पहला ओवर फेंक रहे थे। स्विंग के सुल्तान मोहम्मद आसिफ पहले ओवर की तीसरी बॉल पर गौतम गंभीर को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया के कॉलम में 1 तो लिखा था, परंतु वो 1 विकेट के कॉलम में था। अभी टीम इंडिया का खाता नहीं खुला था कि टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट खो दिया। दूसरे ओवर में 9 रन आने के बाद मोहम्मद आसिफ ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर से टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दिया। इस बार मोहम्मद आसिफ का शिकार होती है विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग मोहम्मद आसिफ के सामने घुटने टेक देते। सहवाग का ये समर्पण भारत की स्थिति को प्रकट कर रहा था। शुरुआती 3 ओवर और टीम इंडिया अपने 2 विकेट खो चुकी थी। पाक के ये गेंदबाज टीम इंडिया के खिलाफ अपने रफ्तार से कहर बरपा रहे थे। पावर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ था कि टीम इंडिया ने अपने अगले 2 विकेट और खो दिए। 7 ओवर का गेम हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 36 रन थे। टीम इंडिया अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। पाकिस्तान के ये गेंदबाज अपने रफ्तार से कहर बरपा रहे थे। पाकिस्तानी ये गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाजों का होश उड़ा चुके थे। संपूर्ण भारत टीवी बंद करके मैच देखना बंद कर चुका था। पाकिस्तानी गेंदबाज भारत के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर चुके थे, लेकिन टीम इंडिया का वो युवा कप्तान अभी भी मैदान पर था और उसका प्रयास अभी भी जारी था।
उसने पहले रॉबिन के साथ मिल करके टीम इंडिया को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के शानदार सूझबूझ से टीम इंडिया का अब स्कोर 10 ओवर में 64 रन था। 10 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। अब टीम इंडिया के खाते में 64 रन थे। रॉबिन ने धीरे धीरे अपना अर्धशतक पूरा किया। रॉबिन ने 38 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी की, परंतु अगले ही ओवर में सोहेल तनवीर के बॉल पर रॉबिन उथप्पा कामरान अकमल को अपना कैच थमा बैठे। 85 रन पर टीम इंडिया अपने 5 विकेट खो चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया का वो कप्तान अभी भी मैदान पर था। धोनी टीम इंडिया के एक छोर को संभाल कर रखे हुए थे, परंतु दूसरे छोर से बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे। दूसरे छोर से महेंद्र सिंह धोनी का साथ निभा रहे इरफान पठान ने 15 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली। 128 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 7 बड़े विकेट खो दिए थे। पारी के 2 ओवर का गेम अभी भी बाकी था, परंतु अजीत ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर के कुछ बड़े शॉट्स लगाए और टीम इंडिया के स्कोर को 138 रनों तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 3 रन आते हैं। 20 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में अब 141 रन थे। ये लक्ष्य पाक के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, परंतु जिन हालातों में टीम इंडिया थी उन हालातों से ये लक्ष्य बहुत बड़ा था। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से रॉबिन उथप्पा ने महज 39 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी की। ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। Mohammad Asif was outstanding. Most of the Pakistan bowlers, rather the fast bowlers, were outstanding from both the teams. And he just finished with 4 wickets for just 8 or 9 runs, if I remember, in that game. टीम इंडिया 20 ओवर में 141 रन बना लेती है। पाक के सामने 142 रनों का लक्ष्य था और इस लक्ष्य के लिए पाक पूरी तरह तैयार था। सलमान भट्ट और इमरान नाजिर पाक की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे। पाकिस्तान के खाते में 12 रन थे और आरपी सिंह ने इमरान नाजिर को अपना शिकार बना लिया। 12 रन पर पहला विकेट खोने के बाद 6 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 39 रन थे और अभी भी पाक के हाथों में 9 विकेट थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद अगला ओवर लेके आई अजीत ने सलमान भट्ट को अपना शिकार बना लिया। उसके बाद 9वें ओवर में यूनिस खान और कामरान अकमल के रूप में पाक को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगते हैं। पावर प्ले के अंतिम तक जो स्कोर 39 पर 1 था, पाक का वही स्कोर 9 ओवर खत्म होते होते 47 पर 4 हो चुका था। टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह वापसी कर चुकी थी। जो मैच टीम इंडिया के हाथ से फिसल रहा था, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने उसी मैच में इंडियन टीम को वापसी करा दी थी। लेकिन स्वयं मलिक और मिसबाह उल हक ने एक बार फिर से पाकिस्तान को संभालने का प्रयास किया और पाक की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी करते हुए अपने टीम के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। 14 ओवर का गेम खत्म हो चुका था और पाक के खाते में 80 रन थे। अगले ओवर में इरफान पठान ने स्वयं मलिक को अपनी बॉल पर आउट करके पाकिस्तान के कप्तान को पवेलियन की राह पकड़ा दी। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से अब डबल हो चुका था। पाकिस्तान अपने बैक टू बैक विकेट खो रहा था। धीरे धीरे ये मैच टीम इंडिया की पकड़ में आ चुका था। 17वें ओवर में पाकिस्तान ने अपने 100 रन पूरे किए। अब अगली 18 वालों में पाकिस्तान को 42 रनों की जरूरत थी। ये लक्ष्य पाक के लिए आसान नहीं था, परंतु असंभव भी नहीं था। 18वां ओवर लेके आई हरभजन सिंह ने 13 रन लुटा दिए। हरभजन सिंह के 18वें ओवर पे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 13 रन लूट लिए। इन 13 रनों से पाक की उम्मीदें जग चुकी थी। ऐसे में पाक पूरी तरह वापसी के लिए तैयार था। 19वें ओवर में एक बार फिर से मिसबाह उल हक ने अजीत पर आक्रमण कर दिया और 17 रन कूट दी। जो लक्ष्य भारत के लिए आसान दिख रहा था, वही लक्ष्य अब पाक के लिए आसान हो चुका था। मिसबाह का ये विस्फोट पाक की उम्मीद बन चुका था। भारत और पाक के बीच सिर्फ एक शख्स खड़ा था और वो था मिसबाह उल हक। जब तक मिसबाह उल हक मैदान में है, तब तक पाक की उम्मीदें जीवित थी। आखिरी ओवर का गेम प्रारंभ होता है। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए महज 12 रनों की जरूरत थी। शुरुआती 5 बॉलों में पाकिस्तानी बल्लेबाज मिसबाह उल हक ने 11 रन बना लिए। मैच की आखिरी बॉल और आखिरी बॉल पर 1 रन की जरूरत। संपूर्ण भारत मान चुका था कि टीम इंडिया ये मैच हार चुकी है। पाक के लिए ये मैच महज औपचारिकता है, परंतु मिसबाह उल हक का ये शॉट और पाक की पूरी उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी थी। श्री संत के हाथों में ये कैच टीम इंडिया के वापसी के संकेत दे चुका था। टीम इंडिया अभी भी जीवित है, इस बात की सांत्वना दे रहा था। यंग भारत की ये वापसी संपूर्ण भारत में खुशी की लहर थी। मैच अब टाई पर खत्म हो चुका था और अब मैच का डिसीजन फॉल आउट के थ्रू होने वाला था। No one even thought of in cricket that something like that is going to happen. Then it was a bowl out. And once again, in the bowl out under pressure, Pakistan were not good enough. टीम इंडिया बॉल आउट के लिए पूरी तरह तैयार थी,
पहले वीरेंद्र, फिर हरभजन, फिर उथप्पा, इन तीनों ने एक एक करके स्टंप की किल्लियों को बिखेर दिया। यहाँ पर माही की चाल ना तो पाक समझ पाया और ना ही पूरी दुनिया। माही ने यहाँ बड़ी चालाकी से सबके होश उड़ा दिए। बॉल आउट के लिए माही ने ना तो गेंदबाजों का चयन किया और ना ही ऑलराउंडर्स का। माही का ये फैसला दुनिया की समझ से परे था। वहीं पाक के गेंदबाजों ने भरपूर कोशिश की, परंतु पाक का कोई भी गेंदबाज स्टंप की किल्लियों तक पहुंच नहीं पाया और ये मैच टीम इंडिया 3-0 से जीत चुकी थी। टीम इंडिया एक हारा हुआ मैच जीत चुकी थी और पूरा पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच हार चुका था। अब ये यंग भारत तैयार था दुनिया के सामने अपनी दहाड़ के लिए। यंग भारत की शक्ति को देख करके संपूर्ण विश्व समझ चुका था कि ये नया भारत है, ये आसानी से हार नहीं मानने वाला है। संपूर्ण विश्व माही के आत्मविश्वास से परिचित हो चुका था। ऐसे हालात में माही के सामने कुछ और नई चुनौती, जिसके लिए संपूर्ण भारत तैयार था और भारत के साथ तैयार था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। व्हाइट ऑफ सर्विस में लीग फेज में पाक को पराजित करने के बाद टीम इंडिया सुपर 8 के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। सुपर 8 के इस महाकुंभ में टीम इंडिया का सबसे पहले सामना था न्यूजीलैंड से। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अगला मैच हार जाती है। 10 रनों से मिली ये हार टीम इंडिया के लिए बेहद करारी थी। इस हार के साथ टीम इंडिया 2 और टाई रेंज पर पहुंच चुकी थी। यहाँ से एक और हार और टीम इंडिया की कहानी खत्म। कुछ इन्हीं विकट परिस्थितियों में टीम इंडिया का सामना अब इंग्लैंड से होने वाला था। इंग्लैंड जो क्रिकेट का जन्मदाता था, जिसने क्रिकेट को जन्म दिया था, उसके सामने ये लड़ाई बेहद रोमांचक होने वाली थी। ये लड़ाई वेस्ट वर्सेस वेस्ट की थी। एक ऐसा देश जिसने क्रिकेट को जन्म दिया था तो दूसरे ने क्रिकेट का पालन पोषण किया था। ऐसे में ये मैच बेहद शानदार होने वाला था। दोनों में से कोई भी टीम अगर ये मैच जीतती है तो उसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान होने वाली थी। इस वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई में दो दिग्गज देश आपस में भिड़ चुके थे, परंतु किसको पता था कि इस वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई में दो नाम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट की दुनिया में अमर हो जाए। 19 सितंबर 2007 डरबन का वो मैदान और इंग्लैंड बनाम इंडिया। दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान पर थे। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 4 ओवर में मैच 30 रन बनाए, वो भी बिना किसी बाउंड्री के। इंग्लैंड के गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब रहे, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड के अगले ओवर पर गौतम ने गंभीर होकर ये प्रहार किया और टीम इंडिया के रन गति को गति प्रदान की। शुरुआती 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में मैच 41 रन थे। ये 41 रन टीम इंडिया को सांत्वना तो दे रहे थे, लेकिन इस आधार पर टीम इंडिया की ये राह आसान नहीं होने वाली थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने वापसी के संकेत दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों को अपने रिमांड पर लेना प्रारंभ कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 4 ओवर में टीम इंडिया 59 रन बना डालती है। 10वें ओवर तक टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 90 रन बना डाले थे। अब इंग्लैंड का हर गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने अब घुटने टेक रहे थे। इंग्लैंड का हर दाव इन दोनों के सामने फीका था। ये दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक बड़े प्रहार कर रहे थे। इंग्लैंड के हर दाव को अपने अंदाज में निरस्त कर रहे थे। विस्फोटक वीरेंद्र का अर्धशतक आ चुका था। गौतम भी अब गंभीर नजर आ रहे थे। सहवाग एक तरफ से विस्फोट प्रारंभ कर चुके थे और दूसरे छोर से गौतम बड़े गंभीर तरीके से टीम इंडिया को संभाल कर रखे हुए थे। टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के प्रहार से इंग्लैंड अब पूरी तरह बौखला उठा था। इंग्लैंड के समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। ऐसे में इंग्लैंड ने स्लेजिंग का रुख अपनाया, परंतु टीम इंडिया के बल्लेबाज अब अपने विस्फोटक रूप में आ चुके थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने से कौन बॉल फेंक रहा है और वो बॉल कहां जा रही है। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। गौतम के चौके के साथ गंभीर का अर्धशतक आया। टीम इंडिया के अब दोनों ओपनर अपना अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, परंतु इसी ओवर की चौथी बॉल पर वीरेंद्र सहवाग के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगता है। सहवाग अब अपना काम कर चुके थे। उन्होंने 52 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली। 15 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया के खाते में 138 रन थे। अब अगले 30 गेंदों का खेल बाकी था और यहीं से प्रारंभ होता है असली गेम। 16वें ओवर में गंभीर भी मैटी के जाल में फंस चुके थे। 17 ओवर तक टीम इंडिया बैक टू बैक अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। इनफॉर्म रॉबिन उथप्पा भी अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 159 रन पर 3 विकेट थे
और अब मैदान पर था द मैन, द मिथ, द फैक्ट, कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, और उसके सामने था द सिक्सर किंग युवराज सिंह। इंग्लैंड के पास यहाँ से एक अच्छा मौका था कि इंग्लैंड टीम इंडिया को 200 के अंदर रोक सके, और इसी मौके को देखते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर बाउंसर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर आए एंड्रू फ्लिंटॉफ के इस ओवर में युवराज सिंह ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए, जिससे नाराज फ्लिंटॉफ युवराज सिंह के साथ स्लेजिंग करने लगते। फ्लिंटॉफ की आंखों में दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। साफ साफ नजर आ रहा था कि ये इंसान किस दर्द से गुजर रहा है, परंतु किसको पता था कि फ्लिंटॉफ की ये स्लेजिंग उनकी टीम के लिए भारी पड़ने वाली है। दोनों प्लेयर्स के बीच हुई ये झड़प अब बेहद विस्फोटक रूप ले चुकी थी। फ्लिंटॉफ युवराज सिंह को गला काटने की धमकी दे रहे थे। बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। इस धमकी से गुस्साए युवराज सिंह ने अगले ओवर में जो किया उसके लिए इंग्लैंड का इतिहास फ्लिंटॉफ को कभी नहीं भूलेगा। फ्लिंटॉफ से नाराज युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को रिमांड पर ले लिया और स्टुअर्ट ब्रॉड को बैक टू बैक 6 छक्के लगा लिए। युवराज सिंह का ये गुस्सा उनके बल्ले से साफ नजर आ रहा था। उनके बल्ले से निकला हुआ हर शॉट फ्लिंटॉफ उसकी औकात बता रहा था, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड कहीं पे भी बॉल फेंकते वो हर बॉल आउट ऑफ पार्क जा रही थी। मैच देखने वाला हर इंसान रोमांचित हो चुका था। युवराज सिंह का ये गुस्सा, युवराज सिंह का ये स्वैग टीम इंडिया के लिए एक नई दहाड़ भर चुका था। विश्व क्रिकेट के लिए एक नया इतिहास बना चुका था। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बल्लेबाज 6 छक्के लगा चुका था। बैक टू बैक ये 6 छक्के इंग्लैंड के दुर्दशा की गवाही दे रहे थे। इस पारी के साथ युवराज सिंह T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले सबसे खतरनाक प्लेयर बन गए। उन्होंने 50 का आंकड़ा महज 12 गेंदों में टच कर लिया था। आखिरी ओवर में युवराज सिंह फ्लिंटॉफ की इस बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन इस आउट से पहले युवराज सिंह ने वो करके दिखाया था जो क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम बार हुआ था। युवराज सिंह की ये पारी हमेशा हमेशा के लिए यादगार होने वाली थी। ये पारी ना तो इंग्लैंड भूलने वाला था और ना ही विश्व क्रिकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड का ये चेहरा युवराज सिंह के दहशत को बयां कर रहा था। युवराज के इस विस्फोट की मदद से टीम इंडिया मैच 120 गेंदों में 218 रन बना चुकी थी। यह विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के लिए अब आसान नहीं होने वाला था, परंतु यह इंग्लैंड था और यह भी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा इंग्लैंड के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। विस्फोटक युवराज सिंह ने मैच 16 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने 52 गेंदों में 68 रन बनाए, 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से। इंग्लैंड के सामने अब 120 गेंदों में 219 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी कई ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज थे जो 120 गेंदों में 200 रन बनाने की ताकत रखते थे। ऐसे में इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं विक्रम सोलांकी और डैरेन मैडी। इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के लिए शानदार शुरुआत दी और मैच 5 ओवर में इंग्लैंड के लिए 45 रन जोड़ डाले। पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में इरफान पठान ने मैडी को अपना शिकार बना लिया। 6 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। इंग्लैंड 57 रन पर 1 विकेट था। ऐसे में अब इंग्लैंड के लिए एक ऐसा इंसान बल्लेबाजी करने के लिए आता है जो उस समय विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक प्लेयर्स में से एक था, केविन पीटरसन। पीटरसन की ये एंट्री टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए नाइटमेयर साबित हो सकती थी, परंतु विकेट के पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा था जो गेम को पढ़ भी रहा था और गेम को चला भी रहा था। विक्रम और पीटरसन ने इंग्लैंड की पारी को संभालने का प्रयास किया और इंग्लैंड के लिए तीव्र गति से रन बनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये लक्ष्य इंग्लैंड बड़ी आसानी से चेज कर लेगा, क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड 94 रन बना चुका था। ऐसे में माही ने एक चाल चली और इरफान पठान को आक्रमण पर बुलाया। इरफान पठान ने एक बार फिर से अपना जादू दिखाया और विक्रम को अपना शिकार बना लिया, लेकिन केविन तो केविन है, उन्हें गिरते विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अगले ओवर में जोगिंदर शर्मा को 18 रन कोटे दिए। अब इंग्लैंड के लिए मैदान पर अब इंग्लैंड के कप्तान और उप कप्तान दोनों मैदान पर थे और जीत के लिए 50 गेंदों में 106 रनों की जरूरत थी। यहाँ से इंग्लैंड के लिए हर ओवर में एक बड़ी बाउंड्री की आवश्यकता थी। ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी और पीटरसन के रहते टीम इंडिया की राह भी आसान नहीं होने वाली थी। पीटरसन का तोड़ निकालने के लिए माही ने हरभजन को बॉल थमा दी। हरभजन ने आते ही केविन को अपना शिकार बना लिया और अब केविन के साथ इंग्लैंड की उम्मीदें भी मैदान से बाहर जा रही थी। इंग्लैंड की अब सबसे बड़ी उम्मीद मैदान से बाहर जा रही थी
टीम इंडिया पूरी तरह से इस मैच में हावी हो चुकी थी, क्योंकि अब मैच में सिर्फ 6 ओवर बचे थे और अभी भी इंग्लैंड को 93 रन बनाने थे। इंग्लैंड के कप्तान का प्रयास अभी भी जारी था, पर ये राह आसान नहीं होने वाली थी। उन्होंने इस स्कोर को चेस करने के लिए कुछ बड़े शॉट्स लगाए और 17 ओवर तक इंग्लैंड के स्कोर को 167 रन तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में आरपी सिंह ने एक बार फिर से टीम इंडिया की ओर से आक्रमण किया और इंग्लैंड के 2 बड़े विकेट लेकर के मैच में टीम इंडिया की स्थिति को और मजबूत बना दिया। कप्तान का विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयास में वो साहस नहीं दिखाई दे रहा था और इंग्लैंड 20 ओवर में मैच 200 रन बना पाती है। इस मैच में इंग्लैंड को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ये रहा इंग्लैंड के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। इस मैच में विक्रम सोलंकी ने इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 43 रनों की पारी खेली। केविन पीटरसन ने 23 गेंदों में 39 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया की ओर से इरफान पठान ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप में वापसी तो हो चुकी थी, परंतु राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि टीम इंडिया का अगला मुकाबला अब साउथ अफ्रीका से होने वाला था और टीम इंडिया 2 और टाई रन्स पर खेल रही थी। यहाँ से टीम इंडिया के लिए एक हार बरसों से चले आ रहे सपने का अंत था। ऐसे में माही ने हर एक सिचुएशन के लिए एक नया प्लान बना के रखा था। तो देखिए दहन का अगला एपिसोड हमारी आवाज हमारे अंदाज में। और हाँ, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर बात करनी तो आइए मिलकर बातें करते हैं इंस्टा पर। हमारे इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द राइज ऑफ एंग्ड मैन। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के हर एक मैच में एक नई चुनौती के लिए तैयार थी। पहले पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड और अब सामने था साउथ अफ्रीका, जिसके पास होम एडवांटेज था। टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका की ये राह आसान नहीं होने वाली थी, परंतु माही को भी यकीन था कि ये वर्ल्ड कप हमें थाली में परोसा हुआ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में खबर आती है कि युवराज सिंह अगले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। साउथ अफ्रीका के सामने युवराज सिंह की अनुपस्थिति टीम इंडिया के लिए एक भयानक सपना था और पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने जो किया था वो पूरी दुनिया के लिए यादगार था। टीम इंडिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच में बाहर था। यूवी की ये अनुपस्थिति टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा सकती थी। ये भयानक सपना टीम इंडिया के लिए बेहद दर्दनाक था। ऐसे में टीम इंडिया के सामने कई सारे सवाल थे। सवाल था कि युवराज सिंह की अनुपस्थिति में ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो यूवी की तरह हर दबाव को सूख ले। कोच और टीम मैनेजमेंट ने यूवी की जगह टीके को मौका दिया। अब यूवी की जगह टीके टीम इंडिया में शामिल थे। हर्सल गिब्स, एबी डिविलियर्स, एलबी मॉर्गन और स्मिथ जैसे शानदार बल्लेबाजों से साउथ अफ्रीका अपने सरजमी में किसी भी टीम के होश उड़ा देने की ताकत रखती थी। पिछले 4 मैचों में अपने सरजमी में अपराजित साउथ अफ्रीका किसी भी टीम को पराजित करने की ताकत रखती। ऐसे में साउथ अफ्रीका का सामना कर पाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था। 20 सितंबर 2007 डरबन क्रिकेट स्टेडियम। डरबन क्रिकेट स्टेडियम का ये मैदान अपने उछाल भरी पिचों के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस मैदान पर दिग्गजों द्वारा ये सलाह दी जा रही थी कि टीम इंडिया को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय करना चाहिए, परंतु इस मैदान पर माही के माइंड में कुछ और ही पक रहा था और माही ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के बजाय पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। माही का ये मास्टरमाइंड स्ट्रोक ना तो दिग्गजों के समझ में आ रहा था और ना ही इस दुनिया के, परंतु माही का ये फैसला अब दुनिया के सामने था। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अब मैदान पर थे। सहवाग और गंभीर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत देने के लिए तैयार थे, लेकिन शुरुआती 4 ओवर खत्म हो चुके थे और टीम इंडिया के खाते में महज 29 रन थे। विस्फोटक साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती 4 ओवर में 29 रन एक बड़े लक्ष्य की उम्मीद नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में गंभीर और सहवाग से उम्मीदें बढ़ चुकी थी, लेकिन पावर प्ले का 5वां ओवर और टीम इंडिया ने बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो दिए। शान पोलार्ड ने पहले गौतम गंभीर और फिर टीके को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया अपने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद कर रही टीम इंडिया अब इन झटकों से उबर ही रही थी कि 6वें ओवर की पहली बॉल पर वीरेंद्र सहवाग ने भी टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट खो करके मैच 34 रनों का स्कोर किया। सहवाग के आउट हो जाने के बाद अब एक ऐसा शख्स मैदान पर आता है
जिसके बारे में दुनिया ने सुन तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका था जब वो बहुत कुछ दिखाने वाला था। उसके इस एंट्री से विश्व क्रिकेट प्रशंसकों में कोई उम्मीद तो नहीं थी। साउथ अफ्रीका के इन शानदार गेंदबाजों के सामने इंडियन फैंस उससे उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको यकीन था कि उसका ये मौका उसे एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बनाएगा। वो इंसान मैदान पर आता है और टीम इंडिया को संभालने का प्रयास करता है। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की पारी को धीरे धीरे संभालने का प्रयास किया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 57 रन पर 3 विकेट थे। रॉबिन और रोहित की जोड़ी इंडियन फैंस को एक उम्मीद दे रही थी, परंतु मॉर्कल के सामने रॉबिन उतप्पा घुटने टेक देते। अब मैदान पर टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया के आखिरी बल्लेबाज थे। अब टीम इंडिया का भविष्य इन दो बल्लेबाजों के हाथों में था, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम इंडिया की नैया थी। माही ने रोहित के साथ मिलकर के टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और 16 ओवर तक टीम इंडिया को बिना किसी झटके के 57 से 4 विकेट के बाद टीम इंडिया को 101 पर 4 विकेट पहुंचा दिया। 16 ओवर की अब समाप्ति हो चुकी थी। 16वें ओवर तक टीम इंडिया को 101 पर 4 पहुंचा दिया। 17वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक स्वरूप धारण किया। धोनी और रोहित ने मिलकर के साउथ अफ्रीका के शानदार गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों ने मिलकर के पहले 17वें ओवर में 18 रन कूट दिए, फिर अगले ओवर में जॉन को 12 रन। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर अब पलटवार कर चुकी थी। रोहित और माही की ये जोड़ी साउथ अफ्रीका पर अब पलटवार कर चुकी थी। 18वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 131 रन पर 4 विकेट था। इन दोनों बल्लेबाजों के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही थी, किसी भी कदर टीम इंडिया के स्कोर को 150 के पार पहुंचाना है। 19वें ओवर में महज 8 रन आते और महेंद्र सिंह धोनी 44 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते, लेकिन एक तरफ से रोहित का प्रहार जारी रहता है। आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर 44 रन पर खेल रहे हिटमैन ने इस बड़े शॉट के साथ अपनी और टीम इंडिया की पारी का अंत किया। इस छक्के के साथ रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप में पहला अर्धशतक आया था। रोहित शर्मा का ये शॉट इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों में एक अलग ही उम्मीद जगा चुका था। रोहित का ये छक्का रोहित के बड़े खिलाड़ी होने की निशानी दे रहा था। ये रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। 34 पर 3, 57 पर 4 और उसके बाद 153 पर 5 विकेट। टीम इंडिया की ये जर्नी बेहद अमेजिंग थी। रोहित और माही ने मिलकर के टीम इंडिया को एक शानदार सिचुएशन तक पहुंचा दिया था। यहाँ से टीम इंडिया इस मैच के लिए लड़ाई लड़ सकती थी। अब साउथ अफ्रीका के सामने 120 गेंदों में 154 रनों की चुनौती थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका वही टीम थी जो कुछ दिन पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 200 रनों का टारगेट चेस करके आ रही थी। ऐसे में दुनिया के सामने टीम इंडिया का यह स्कोर साउथ अफ्रीका के लिए बेहद आसान था। ऐसे में साउथ अफ्रीका के हौसले बुलंद थे और इन्हीं बुलंद हौसलों के दम पर साउथ अफ्रीका 154 रन चेस करने के उद्देश्य से उतरती है। टीम इंडिया के लिए सिंपल सा रास्ता था। अगर ये मैच टीम इंडिया हार जाती है तो वर्ल्ड कप के दरवाजे टीम इंडिया के लिए बंद हो जाएंगे, और अगर ये मैच टीम इंडिया को जीतना है तो टीम इंडिया के गेंदबाजों को पलटवार करना होगा। साउथ अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे हर्षल गिब्स और ग्रेम स्मिथ। पहले ही ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और मैच के पहले ही ओवर में श्रीसंत को 11 रन कूट दिए। इन दोनों बल्लेबाजों के प्रहार से माही ने अपना अगला दांव चला और साउथ अफ्रीका के इन विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने आरपी सिंह को मैदान पर उतार दिया। आरपी सिंह ने शानदार पलटवार किया और साउथ अफ्रीका के दो बड़े बल्लेबाजों को बैक टू बैक अपना शिकार बना लिया। इस मैच के अपने दूसरे ओवर में आरपी सिंह ने एक बार फिर से एक बेहतरीन पलटवार किया और साउथ अफ्रीका के तीसरे बड़े बल्लेबाज को अपना शिकार बना लिया। आरपी सिंह के सामने साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका का एक और बड़ा विकेट गिरा। इस रनआउट के साथ साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन से मैच देख रही थी। कुछ दिन पहले 200 रन चेस करने वाली साउथ अफ्रीका अब अपने ही सरजमी अपने ही घर में टीम इंडिया के सामने फंस चुकी थी। माही के इन फैसलों के सामने साउथ अफ्रीका परास्त हो चुकी थी। यहाँ से साउथ अफ्रीका को यह मैच जीत पाना नामुमकिन तो नहीं था, परंतु साउथ अफ्रीका की ये राह आसान नहीं होने वाली थी। रिक्वायर्ड रन रेट अफसर चढ़कर बोल रहा था। परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि साउथ अफ्रीका अब अपने एक घर में अपने सम्मान को बचाने के लिए खेल रहा था। मॉर्कल और बाउचर ने साउथ अफ्रीका को संभालने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में साउथ अफ्रीका की रन गति बेहद धीमी हो चुकी थी। मैच के 13वें ओवर में बाउचर ने टीम इंडिया पर पलटवार करने का प्रयास किया और हरभजन सिंह को बैक टू बैक 3 बड़े चौके लगा दिए।
लगा कि साउथ अफ्रीका अब इस मैच में अपनी वापसी करेगा। अब 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अब साउथ अफ्रीका 97 पर 5 विकेट था। रिक्वायर्ड रन रेट की समस्या अब धीरे धीरे दूर होती जा रही थी क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया पर पलटवार करना प्रारंभ कर चुके थे। परंतु श्रीसंत और हरभजन सिंह ने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बार फिर से साउथ अफ्रीका पर पलटवार किया। इस पलटवार से साउथ अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ चुकी थी क्योंकि हरभजन सिंह ने 18वें ओवर में साउथ अफ्रीका के 2 और विकेट तोड़ देते। साउथ अफ्रीका की अब मुश्किलें बढ़ चुकी थी। लगातार विकेट खोना अफ्रीका वालों की कमजोरी बन चुकी थी। 20 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। इन 2 विकेटों के पतन के बाद साउथ अफ्रीका अब समझ चुका था कि ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका है और हमारा सफर यहीं तक है। 20 ओवर में साउथ अफ्रीका महज 116 रन बना सका और अपने 9 विकेट गंवा दिए। टीम इंडिया ये मैच 37 रनों से जीत चुका था। एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में आरपी सिंह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ये मैच अब जीत चुका था। आरपी सिंह के शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत आरपी सिंह को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया था, परंतु आरपी सिंह ने ये मैन ऑफ द मैच यंग रोहित शर्मा को दे दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में टीम इंडिया का शानदार साथ निभाया, जिनके शानदार फिनिश की बदौलत टीम इंडिया 153 रन बनाने में कामयाब है। ये रहा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। वहीं आरपी सिंह ने 4 ओवर में 13 रन देकर के साउथ अफ्रीका के 4 बड़े बल्लेबाजों का शिकार किया। टीम इंडिया अब यहां से सेमीफाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी और अब टीम इंडिया का आगे सामना होने वाला था ऑस्ट्रेलिया से। द राज ऑफ युवराज। अफ्रीका को पराजित कर टीम इंडिया सेमीफाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। दहन के अग्नि में दहक रहे उस भारत की दहाड़ अब संपूर्ण विश्व सुन रहा था। चाहे युवा युवराज का वो राज हो या फिर माही की वो कप्तानी, टीम इंडिया का हर प्लेयर अफ्रीका की धरती में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। उधर दहन की आग भारत एक उम्मीद में बदल चुका था। एक बार फिर से संपूर्ण भारत कप के दीदार में पलके बिछाकर बैठा था। माही की कप्तानी वाली टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। सेमीफाइनल के इस रण में टीम इंडिया का सामना अपराजित अजय ऑस्ट्रेलिया से था। लगातार 3 बार 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले कंगारू और कंगारुओं का वो घमंड उनके सर चढ़कर बोल रहा था। उनकी ये बॉक, उनकी ये टॉक, उनके डोमिनेंस की कहानी को बयां कर रहा था। कंगारू अफ्रीका की धरती में एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। वो विश्व क्रिकेट को बताना चाहते थे कि क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, राज तो हमेशा कंगारुओं का ही होगा। इस मैच से पहले क्रिकेट पंडितों में एक अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो जाता है। मैच से पहले क्रिकेट का हर बड़ा विशेषज्ञ टीम इंडिया के हार की भविष्यवाणी कर रहा था और इस भविष्यवाणी की वजह थे कंगारुओं का ये वर्चस्व, कंगारुओं का ये कत्लेआम। अंडरडॉग से सेमीफाइनल तक का रास्ता तय कर चुके भारत पर किसी भी क्रिकेट विशेषज्ञ को यकीन नहीं था। ऐसे में ये भारत दहन की अग्नि में दहल रहा था। ये भारत ना तो 2003 का वो फाइनल भूला था और ना ही 2007 का वो अपमान। उसकी वो यादें उस दिन भी ताजा थे। मैदान पर दोनों टीमों के कप्तान अब एक दूसरे के आमने सामने थे। एक के चेहरे में घमंड था तो दूसरे के चेहरे में स्वाभिमान। एक ये वर्ल्ड कप सिर्फ शौक के लिए जीतना चाहता था, दूसरा ये वर्ल्ड कप अपने वतन के लिए जीतना चाहता था। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है। टॉस जीतकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया। टीम इंडिया में सिर्फ एक बदलाव था। टीके की जगह युवा युवराज अब वापसी कर चुके थे। वहीं कंगारुओं की फौज में कोई बदलाव नहीं था। अब सबकी उम्मीदें गंभीर और सहवाग से थी। गंभीर ने इस चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इस चौके के बाद अगली 17 गेंदों में टीम इंडिया महज 6 रन बना पाती है और 3 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया के खाते में सिर्फ और सिर्फ 10 रन थे। कंगारू गेंदबाजों का ये डोमिनेंस टीम इंडिया के हार की वजह बन सकता था। ऐसे में गंभीर ने टीम इंडिया के लिए रनगति बढ़ाने का प्रयास किया और इस प्रयास में उन्होंने चौथे ओवर पे बैक टू बैक 2 चौके लगाए, लेकिन वीरेंद्र का बल्ला अभी भी खामोश था। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में मैच 26 रन थे। गंभीर और वीरेंद्र टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत देने में नाकामयाब रहे। 6वें ओवर में मिचेल जॉनसन की इस बॉल ने सहवाग का सपना तोड़ दिया। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में महज 36 रन थे और टीम इंडिया ने अपने विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को खो दिया था।
8वें ओवर में एक बार फिर से जॉनसन ने गंभीर को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। जॉनसन नाम का कहर टीम इंडिया पर अभावी था। ऐसी विकट परिस्थितियों में कंगारुओं की ये उछल कूद उनके डोमिनेंस की कहानी को बयां कर रहा था। टीम इंडिया विकट परिस्थितियों में फंस चुकी थी। ना तो टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत मिली थी और ना ही एक सधी हुई शुरुआत। ऐसे हालात में टीम इंडिया का संकट मोचन युवा युवराज सिंह मैदान पर थे। मैदान के चारों तरफ शोर था। इस दबाव की घड़ी में युवा युवराज के ये शॉट उनके बेबाक अंदाज की गवाही दे रहा था। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 2 विकेट और सिर्फ 60 रन थे। अब अगली 60 गेंदों का खेल बाकी था। ऐसे में उथप्पा और युवराज की जोड़ी अब कंगारुओं पर पलटवार करने के लिए तैयार थी। दोनों ने रणनीति के मुताबिक 11वें ओवर में एंड्रू साइमन को 19 रन कूट दिए। युवराज के इरादे तो साफ थे, जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा कूटो। उथप्पा और युवराज ने टीम इंडिया की रणगति को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अगली 24 गेंदों में कंगारुओं से 53 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के खाते में 113 रन थे। अब अगली 36 गेंदों का खेल बाकी था। 15वें ओवर के शुरुआती 2 गेंदों में रॉबिन उथप्पा ने मिचेल जॉनसन को बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाए, लेकिन तीसरी बॉल पर एक गलती और रॉबिन उथप्पा रन आउट हो जाते हैं। रॉबिन का रन आउट होना टीम इंडिया की उम्मीदों में एक बड़ा झटका था। एक अच्छी खासी विस्फोटक जोड़ी अब टूट चुकी थी। अब इन्हीं हालातों में टीम इंडिया का कप्तान स्वयं मैदान पर था। इस बार कंगारुओं के सामने टीम इंडिया को संभालने नहीं बल्कि टीम इंडिया के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए कंगारुओं ने उथप्पा के जाने के बाद रणगति में विराम लगाने का प्रयास किया, परंतु माही और युवराज के सामने कंगारुओं का आभार दाव बेकार था। 17 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 148 रन पर अपने 3 विकेट खो चुकी थी। अब अगली 18 गेंदों में टीम इंडिया का भविष्य था। युवराज सिंह उस दिन कंगारुओं के लिए एक तूफान बन चुके थे, एक ऐसा तूफान जिसकी आंधी में कंगारू गेंदबाज उड़ रहे थे। युवराज ने महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवा युवराज के पारी का अंत हुआ। माही ने रोहित के साथ मिलकर के टीम इंडिया के पारी को आगे बढ़ाया और टीम इंडिया के स्कोर को 120 गेंदों में 188 रनों तक पहुंचा दिया। युवा युवराज ने महज 30 गेंदों में कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 18 गेंदों में 36 रन बनाए। यह रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड और यह रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारुओं के सामने 120 गेंदों में 189 रनों की चुनौती थी। घमंड में चूर कंगारू इस लक्ष्य को अचीव कर अफ्रीका की धरती में अपने अथाह पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहते थे, परंतु उस कप्तान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कंगारुओं की पारी की शुरुआत एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज प्रारंभ से ही टीम इंडिया के गेंदबाजों को बैकफुट में रखना चाहते थे, परंतु आरपी सिंह और श्रीसंत ने उनके मंसूबों में पानी फेर दिया। इन दोनों गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी की बदौलत कंगारुओं के खाते में 30 गेंदों पर 36 रन थे। 6वें ओवर की पहली बॉल पर श्रीसंत ने एडम गिलक्रिस्ट को चारों खाने चित कर दिया। गिलक्रिस्ट का यह विकेट टीम इंडिया के लिए राहत की एक सांस था, लेकिन कंगारुओं के लिए मैथ्यू नाम का तूफान अभी भी क्रीज पर मौजूद था। मैथ्यू ने 8वें ओवर पर जोगिंदर शर्मा को अपना शिकार बनाया और जोगिंदर के उस ओवर पर 18 रन कूट दिए। कंगारुओं का अब स्कोर 8 ओवर में 64 रन था। हेडन के विस्फोट के बाद माही ने पठान को एक्शन पर उतारा और इरफान पठान ने ब्रैड हॉग के मंसूबों में पानी फेर दिया। कंगारू बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो रहे थे, लेकिन एक के जाने के बाद दूसरा उससे बेहतरीन बल्लेबाज मैदान पर आ जाता था। मैथ्यू हेडन ने साइमन के साथ मिलकर के टीम इंडिया के गेंदबाजों पर अपना प्रहार जारी रखा। 12 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 100 रन थे। 13वें ओवर पर माही ने एक दाव खेला, लेकिन माही का ये दाव पूरी तरह विफल हो गया। इस ओवर पर हेडन ने वीरेंद्र सहवाग को 20 रन कूट दिए। माही का ये मास्टर स्ट्रोक कंगारुओं के लिए एक दावत सिद्ध हुआ। अब 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 129 रन थे। करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट के करीब था। टीम इंडिया के लिए ये जीत अब मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि कंगारुओं के पास विस्फोटक बल्लेबाजों की एक फौज थी और इन विस्फोटक बल्लेबाजों का सामना कर पाना इंडियन गेंदबाजों के लिए आसान नहीं था। ऐसे हालात में
2003 का वो दृश्य सबके सामने था। टीम इंडिया के गेंदबाजों में अब हाहाकार था। मैथ्यू नाम का वो तूफान तबाही बनकर टीम इंडिया पर टूट पड़ा था। फिर श्रीसंत और श्रीसंत की इस बॉल से तबाही मचा रहे उस तूफान का अंत हुआ। लेकिन हेडन के जाने के बाद साइमन ने वही रुख अपना लिया। परिस्थितियां वैसी बन चुकी थी कि एक के जाने के बाद दूसरे का खेल प्रारंभ हो चुका था। 96 गेंदों का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 148 रन थे। टीम इंडिया को यह मैच बचाने के लिए अगली 24 गेंदों में 41 रन बचाने थे। मैच का कंट्रोल पूरी तरह कंगारू बल्लेबाजों के हाथ में था और उनके पास अभी भी 7 विकेट बाकी थे। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से इरफान पठान ने टीम इंडिया की उम्मीदों को संभाला और एंड्रू साइमन को अपनी चतुराई से जवाब दिया। पठान का ये दाव साइमन पर भारी पड़ा। बड़े शॉट के प्रयास में साइमन खुद मैदान के बाहर थे। टीम इंडिया धीरे धीरे इस मैच पर वापसी कर रही थी, परंतु कप्तान धोनी के सामने अभी भी कई सारे सवाल थे। ना तो उनके पास अब कोई गेंदबाजी का विकल्प था। इरफान पठान के अब 4 ओवर पूरे कंप्लीट हो चुके थे। जोगिंदर ने मैच 2 ओवर में 31 रन लुटा दिए थे। ऐसे में अगले ओवर के लिए माही ने हरभजन को आक्रमण पर बुलाया और इस ओवर की पहले ही बॉल पर हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया भी अब मैच में वापसी कर चुकी थी। कंगारुओं की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए कंगारुओं को अगली 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी। ऐसे में आरपी सिंह ने 19वें ओवर को बेहद किफायती तरीके से खत्म किया। इस ओवर में आरपी सिंह ने महज 5 रन खर्च किए। अब सिर्फ 6 गेंदों का खेल बाकी था और 22 रन बचाने थे। यहाँ से इस फाइनल की दूरी सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदों के बीच की थी। अगर ये 6 गेंदें टीम इंडिया के हक में गिरी तो टीम इंडिया फाइनल खेलने वाली थी। अगर इन 6 गेंदों में कहानी कुछ और हुई तो संपूर्ण भारत के सपने का अंत होने वाला था। आखिरी ओवर प्रारंभ होता है। महेंद्र ने जोगिंदर को आक्रमण पर उतारा। जोगिंदर के हाथ पर यह बॉल थी और इस बॉल के साथ संपूर्ण भारत की उम्मीद है। जोगिंदर के शुरुआती 2 बॉल आउट ऑफ स्टंप थी। तीसरी बॉल पर माइक हसी को अपना शिकार बना लिया और इस विकेट के साथ लगभग टीम इंडिया ये मैच जीत चुकी थी। 5वीं बॉल पर उन्होंने एक और विकेट लिया और इस विकेट के साथ कंगारुओं का वो घमंड अब ध्वस्त हो चुका था। कंगारुओं की वो बादशाह टीम इंडिया के सामने अब ध्वस्त हो चुकी। टीम इंडिया ये मैच अब 15 रनों से जीत चुकी थी। टीम इंडिया की ये विजय सदियों से चले आ रहे उस सूखे का अंत बनने वाली थी। अब संपूर्ण भारत इस जीत का जश्न मना रहा था। टीम इंडिया की ये जीत उस घाव का वो मरहम था जो कुछ दिन पहले मिला था। अंडरडॉग बन के आई वो टीम विश्व विजय के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में अब टीम इंडिया का सामना अपने पड़ोसी पाकिस्तान से था। तो सुनिए डॉक्यूमेंट्री का अगला एपिसोड हमारी आवाज हमारे अंदाज में। दहन के दिल दहला देने वाले उस दृश्य से प्रारंभ वो कहानी विश्व विजय के आखिरी दरवाजे तक दस्तक दे चुकी थी। दुनिया की नजरों में कमजोर भारत अब संपूर्ण विश्व विजय से महज एक कदम पीछे था और उसके सामने था उसका पड़ोसी पाकिस्तान। इस कहानी का आरंभ कभी अस्तित्व में था ही नहीं, परंतु ये कहानी उस दहन कांड से प्रारंभ हुई थी जिसके जिक्र से माही का दिल दहल उठता है। It felt as if we have committed some kind of a big crime, maybe like a murderer or terrorist or something like that. We were actually chased by them. I feel that was the point where, I felt life was very tough. संपूर्ण भारत विश्व विजय का सपना देख रहा था। सबको उम्मीद थी कि इस बार ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश 2007 के वर्ल्ड कप को त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहा था। कप के दीदार को तरस रहे ये लोग अपने 15 लोगों में पूरा देश देख रहे थे। कोई सचिन में खुद को देख रहा था तो कोई दादा बनकर बैठा था। किसी को अपनी झलक राहुल में दिखाई दे रही थी तो कोई माही को अपना फेवरेट बता रहा था। वर्ल्ड कप से पहले इस वर्ल्ड कप की उम्मीद थी। द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सबसे कमजोर टीम बांग्लादेश के खिलाफ हार जाती। टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम बांग्लादेश और बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की ये हार भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कलंक था। इस हार से संपूर्ण भारत टूट चुका था। टीवी पर मैच देख रहे ये लोग रो रहे थे। इनके आंखों के आंसू इस हार को बयां कर रहे थे। जिस टीम पर इतना भरोसा था उस टीम की ये दर्दनाक परफॉर्मेंस भारत सहन नहीं कर पाता। मीडिया, न्यूज आर्टिकल अब हर जगह इन
प्लेयर्स की ट्रोलिंग चरम पर थी। इस हार के बाद संपूर्ण भारत में दहन अपने चरम पर था। उस दहन में लोगों का प्रतिशोध था। उस दहन में लोगों का सब्र खाक हो चुका था। टूटे दिलों का दर्द था। उम्मीदों का भार अब भारी भरकम हो चुका था। पीढ़ियां गुजर चुकी थी। जो बच्चे थे वो जवान हो चुके थे। जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके थे। इतने वर्ष बीत चुके थे भारत को एक वर्ल्ड कप जीते हुए। सब्र की भी एक हद होती है और वर्ल्ड कप का इंतजार तो बेहद था। क्रिकेट को अपना भगवान मिल चुका था। विश्व में कई बड़े बदलाव हो चुके थे, लेकिन भारत अभी भी अपना विश्व कप खोज रहा था। विश्व कप भारत के लिए एक खोज बन चुका था। श्रीलंका के खिलाफ मिली ये हार भारत को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी। ऐसे में संपूर्ण भारत अपने प्लेयर्स से नाराज था। संपूर्ण भारत उम्मीदें खो चुका था। भारत के लोग अब क्रिकेट ही नहीं देखना चाहते थे। कुछ विशेषज्ञों की माने तो अब भारत में क्रिकेट खत्म हो चुका था। क्रिकेट का ये दर्दनाक दौर और इस दर्दनाक दौर से गुजर रहा था ये भारत। हिंदुस्तान में तो मतलब मार कुटाई हो गई। क्रिकेट बंद होने की बात हो गई थी कि हिंदुस्तान में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। सचिन ने तो सोचा था कि मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूं। ऐसे में बीसीसीआई ने एक नई टीम का ऐलान किया, जिस टीम की कप्तानी कप्तान महेंद्र सिंह को दी जाती है। इंडियन टीम में न सचिन तेंदुलकर थे, न सौरव गांगुली थे और ना ही राहुल द्रविड़ थे। एक नई सी टीम, महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तानी कर रहे थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका आती है तो इंडियन टीम से प्रतिस्पर्धा रखने वाले कुछ देश टीम इंडिया का मजाक बनाते हैं। इस टीम में जोश तो था, लेकिन किस हद तक लड़ेगी ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल था। उम्मीद किसी को नहीं थी क्योंकि आपके मेन बैट्समैन नहीं थे पहली बार। We'd never played T20 cricket before that. Leader was new as well. People didn't know how his leadership is going to be. दूसरी बात किसी की सपोर्ट नहीं थी और कहा था कि यंग टीम है, पता नहीं क्या करेगी। अब यंग भारत साउथ अफ्रीका के मैदानों में अपने वर्चस्व, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। टीम इंडिया का पहला मैच स्कॉटलैंड से होने वाला था। ऐसे में बारिश ने उस खेल को बिगाड़ दिया। First game against Scotland, which was supposed to be everyone's debut game, It was a washout game. without even an over being bowled. And so essentially our first game against Pakistan became all of our debuts. And from that point of time, I think each and every game was a do and a die situation for us. फिर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच, और वो एक ऐसा मैच बना जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच, और इस मैच में माही की वो कीपरी दुनिया कभी नहीं भूलने वाली थी। माही की एक चालाकी ने ये साबित कर दिया था कि इस बार ये भारत वर्ल्ड कप देखने नहीं, हकीकत में खेलने आया है। No one even thought of in cricket that something like that is going to happen. Then it was a bowl out. And once again in the bowl out under pressure, Pakistan were not good enough. We actually practiced the bowl out. फिर अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ये हार। और टीम इंडिया सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। युवराज की वो पारी, विराट के खिलाफ युवराज के वो छक्के विश्व क्रिकेट के इतिहास को एक नया अध्याय दे चुके थे। Oh man, this looks like it's gonna happen. Fifth ball six. Just sit where you are. And everyone in the dugout, in the dressing room, everyone wanted the sixth ball to go for the six. You could just feel that energy that he was doing something special out there. 6 sixes in that over. It's a phenomenal effort. और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित की इस पारी ने टीम इंडिया को एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार कर दिया। और टीम इंडिया सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। जो मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें युवीपा इंजर्ड हो गए थे और मुझे ऊपर मौका मिला बैटिंग करने का, और उस मैच में मैंने अच्छा किया, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। तो शायद विराट ने जो मैच देखा था शायद वो साउथ अफ्रीका वाला था। और सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था पिछले 3 बार लगातार 3 ओडीआई वर्ल्ड कप के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। कंगारुओं के खिलाफ एक बार फिर से यूवी ने वही कारनामा किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यूवी की एक पारी ने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचा दिया था। कंगारुओं के घमंड को ध्वस्त कर टीम इंडिया अब फाइनल पहुंच चुकी थी। UV, just before that game, UV actually scored those 6 sixes. And a lot of people were talking about, especially Australians, that it's a fluke. देखिए, आप जैसा आप बोलेंगे वैसा आपको वापस मिलेगा। तो एक ऐसा देश जो कुछ दिन पहले वनडे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका था,
एक ऐसा देश जिसके सारे प्लेयर यंग थे, एक ऐसा देश जो जोश और जज्बात के साथ मैदान पर उतरा था, जिस देश का संपूर्ण विश्व मजाक बना रहा था, वही देश अब विश्व क्रिकेट में पलटवार कर चुका था। टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया फाइनल पहुंच चुकी थी। इस फाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था अपने पड़ोसी पाकिस्तान से। इतने मजाक, इतने मीम्स के बाद अब एक बार फिर से पूरे भारत में खुशी की लहर थी। ये मैच संपूर्ण विश्व के लिए एक विश्व युद्ध बन चुका था। दुनिया के दो जाने दुश्मन अब एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया को किसी भी परिस्थिति में हार मंजूर नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ मिली वो हार जब दहन को इस लेवल तक पहुंचा सकती है, तो फाइनल में मिली ये हार दहन की आग को किस हद तक भड़का सकती है। फाइनल पहुंच चुकी पाकिस्तान भी अब टीम इंडिया से अपने पिछले हर हार का बदला लेने के लिए तैयार थी। दिग्गजों से लैस ये पाकिस्तान और टीम इंडिया से अपना बदला लेना चाहती थी। भारत पाक का ये महामुकाबला क्रिकेट की दुनिया में कम, अब जज्बातों की दुनिया में ज्यादा खेला जा रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का फाइनल से पहले बाहर हो जाना टीम इंडिया के लिए एक बेहद बुरी खबर थी। गंभीर के साथ अब ओपन कौन करेगा, संपूर्ण भारत के लिए एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। उधर मिसबाह-उल हक, मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल जैसे दिग्गजों से लैस पाकिस्तान मैदान में फुल तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल, मोहम्मद आसिफ अपने स्विंग और रफ्तार को धार दे रहे थे। वहीं वीरेंद्र को खोकर टीम इंडिया अब अपने आप ही सवालों के दायरे में आ चुकी थी। 24 सितंबर 2007 टी20 विश्व कप का पहला फाइनल वंडर्स के इस मैदान में भारत पाक अब आमने सामने थे। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है और सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरा। टॉस जीतकर माही ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सहवाग की जगह यूसुफ पठान को टीम इंडिया में शामिल किया गया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। टीम इंडिया की ओर से गौतम गंभीर के साथ यूसुफ पठान अब ओपन कर रहे थे। यूसुफ और गंभीर की ये जोड़ी शुरुआती 12 गेंदों में 20 रन बना दिए। टीम इंडिया एक अच्छी शुरुआत के लिए आगे बढ़ रही थी कि मोहम्मद आसिफ नाम के तूफान ने पठान को अपना शिकार बना लिया। पठान की आंधी अब थम चुकी थी और आसिफ का कहर जारी था। 3 ओवर में टीम इंडिया के खाते में मैच 26 रन थे। गौतम और उथप्पा ने मिलकर इंडियन टीम को संभालने का प्रयास किया, परंतु पावर प्ले के आखिरी ओवर में सोहेल तनवीर ने एक बार फिर से टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दिया और फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया ने शुरुआती 36 गेंदों में मैच 40 रन बनाए और अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। उथप्पा के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया का संकट मोचन, टीम इंडिया की जान, टीम इंडिया का हनुमान अब मैदान पर आता है। युवा युवराज की ये एंट्री करोड़ों भारतवासियों की एक उम्मीद थी, क्योंकि टीम इंडिया जिस हालात से गुजर रही थी उस हालात से युवराज सिंह टीम इंडिया को बाहर निकाल सकते थे। गंभीर और युवराज ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों का बड़े शानदार तरीके से सामना किया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में महज 69 रन और 2 विकेट थे। गंभीर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं युवा युवराज अभी अपनी पारी संभाल रहे थे। 11वें ओवर पर गंभीर और युवराज ने शाहिद अफरीदी को टारगेट किया और अफरीदी के इस ओवर में 13 रन कूट दिए। अब 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 98 पर महज 2 विकेट थी। एक दर्दनाक शुरुआत के बाद अब टीम इंडिया एक अच्छी स्थिति की ओर बढ़ रही थी, परंतु अगले ओवर में उमर गुल ने टीम इंडिया पर पलटवार किया। टीम इंडिया के संकट मोचक युवराज सिंह के पारी का अंत किया। युवराज महज 14 रन बनाकर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। पवेलियन की ओर बढ़ रहे युवराज के ये कदम 100 करोड़ भारतवासियों के टूटे हुए दिल का प्रमाण था। ऐसे में माही की ये एंट्री कुछ हद तक विश्वास तो दे रही थी, परंतु कुछ गेंदों बाद माही का ये विकेट टीम इंडिया को एकाएक बैकफुट में ढकेल चुका था। पाकिस्तान पलटवार पर पलटवार कर रहा था। टीम इंडिया में गौतम के अलावा कोई बल्लेबाज पाक गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। एक छोर से गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की पारी को संभाल रखा था, लेकिन दूसरे छोर से धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे। लोगों को युवा रोहित से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन रोहित ने गौतम के साथ मिलकर के भारत की पारी को आगे बढ़ाया। 18वें ओवर में गुल ने एक बार फिर से टीम इंडिया पर पलटवार किया और गौतम की पारी का अंत कर दिया। 75 रन बनाकर गौतम गंभीर अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। 130 रनों पर टीम इंडिया अपने 5 बल्लेबाजों को खो चुकी थी, परंतु गौतम के आउट हो जाने के बाद रोहित ने खुद जिम्मेदारी संभाली और पाक गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 19वें ओवर पर 13 रन और 20वें ओवर पर 14 रन कूट दिए। रोहित के शानदार फिनिश की बदौलत टीम इंडिया 150 के स्कोर को पार कर चुकी थी। रोहित ने महज 16 गेंदों में
30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये पारी बहुत छोटी थी पर दुनिया के लिए यादगार थी। टीम इंडिया अब एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ से ये मैच आसान तो नहीं होने वाला था, लेकिन इस मैच के लिए टीम इंडिया अपनी लड़ाई जरूर लड़ सकती थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। पाक के सामने 158 रनों की चुनौती थी और ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी। इस लक्ष्य का भेदन करने के लिए पाक की ओर से इमरान नाजिर और मोहम्मद हाफिज मैदान पर आते। पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर आरपी सिंह ने मोहम्मद हाफिज के सपनों में पानी फेर दिया। टीम इंडिया के गेंदबाज एक शानदार शुरुआत कर चुके थे, परंतु दूसरे ओवर में पाक फिर से पलटवार कर चुका था। अगले ओवर में इमरान नाजिर ने मैच 6 गेंदों में 21 रन कूट दिए। टीम इंडिया की वो खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। नाजिर का ये प्रहार संपूर्ण भारत की धड़कनों को बढ़ा रहा था। एक तरफ से नाजिर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, वहीं आरपी सिंह पाक बल्लेबाजों पर प्रहार कर रहे थे। आरपी सिंह ने इस बार कामरान अकमल को शून्य के स्कोर पर चलता कर दिया। पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन नाजिर नाम का वो तूफान उस दिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाजिर के मंसूबे साफ थे और टीम इंडिया के हर गेंदबाज पर अपना विस्फोटक प्रहार करना चाहते थे और 5वें ओवर पर 13 रन कूटे। लेकिन पाक के लिए मैच तब बदल जाता है जब यूनुस और नाजिर के बीच में एक गलती होती है और उस गलती में सब कुछ बदल चुका था। रॉबिन उथप्पा का ये डायरेक्ट हिट नाजिर के सपनों को खत्म कर चुका था। नाजिर नाम का ये तूफान मैच 14 गेंदों में 33 रनों की पारी खेल चुका था। इस पारी की बदौलत पाक के खाते में 53 रन थे। रिक्वायर्ड रन रेट अब पूरी तरह से पाक के हाथ में था। टीम इंडिया के पास वापसी की सिर्फ एक राह थी, पाक बल्लेबाजों का बैक टू बैक विकेट लो। 9वें ओवर में जोगिंदर शर्मा ने एक बार फिर से यूनिस खान को अपना शिकार बनाकर पाक को चौथा बड़ा झटका दे दिया। नाजिर के आउट हो जाने के बाद पाक की रनगति अब धीमे पड़ चुकी थी। पाक अपने ही बनाई हुई जाल में अब धीरे धीरे फंसता जा रहा था। 11 ओवर की समाप्ति तक पाक ने 76 रन पर अपने 4 विकेट खो दिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट शुरुआती 3 ओवर में 7 रन के करीब था, वही रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 के करीब पहुंच रहा था। टीम इंडिया पूरी तरह यह मैच समझ चुकी थी। माही को समझ आ चुका था कि अब आगे क्या करना है। ऐसे में माही ने एक बार इरफान पठान को फिर से आक्रमण पर उतारा। इरफान पठान ने पाकिस्तान के बैक टू बैक शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी को अपना शिकार बनाकर टीम इंडिया को इस मैच में पाक की उम्मीदों में पानी फेरने का काम किया था। ये मैच धीरे धीरे पाक के लिए खत्म हो रहा था। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में 53 रन बनाने वाला पाकिस्तान मैच के अगले 6 ओवर में मैच 25 रन बना पाता है और अपने 3 बड़े विकेट खो देता है। पाक को यह मैच जीतने के लिए अगले 8 ओवर में 60 रनों की जरूरत थी और इस संघर्ष में पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ मिसबाह खड़ा था। मिसबाह ने 15 ओवर तक पाक की पारी को संभाल कर रखा, परंतु इरफान पठान ने एक बार फिर से पाक को 7वां बड़ा झटका दिया। ऐसे में मिसबाह के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे और उस स्ट्राइक के दौरान टीम इंडिया पर वो जितना प्रहार कर सके उतना प्रहार करे। और 17वें ओवर पर हरभजन सिंह को बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगा दिए। हरभजन सिंह के खिलाफ बैक टू बैक ये 3 बड़े छक्के मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते थे। अगले ओवर में श्रीसंत ने पाक के एक और बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया, लेकिन मिसबाह नाम का वो तूफान श्रीसंत को 15 रन कूट देता है। 18 ओवर में पाक के खाते में 138 रन और 8 विकेट थे। अगली 12 गेंदों का खेल बाकी था। पाक इस मैच में पूरी तरह वापस आ चुका था। संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पाकिस्तान अब सबकी निगाहें अगली 12 गेंदों पर था। इन 12 गेंदों में भारत का सपना पूरा होने वाला था। इन 12 गेंदों में पाक का भविष्य तय होने वाला था। 19वें ओवर में आरपी सिंह ने उमर गुल को आउट कर पाक को एक बड़ा झटका दिया। इस ओवर में आरपी सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और महज 7 रन देकर एक विकेट लिया। अब बारी थी आखिरी ओवर की। आखिरी 6 गेंदों में पाक के सामने अब सिर्फ 13 रन थे। ऐसे हालात में माही के सामने कई सारे ऑप्शन थे, पर माही ने जोगिंदर शर्मा को पाक के खिलाफ आक्रमण पर उतारा। आखिरी ओवर की पहली बॉल और वो बॉल वाइड निकली। अब अगली 6 गेंदों में पाक को 12 रन चाहिए थे। मेन स्ट्राइक पर मिसबाह-उल-हक, दूसरी बॉल डॉट। जोगिंदर की तीसरी बॉल और मिसबाह-उल-हक का 6। लास्ट ओवर की चौथी बॉल और मिसबाह-उल-हक का ये शॉट, बॉल हवा में उस सेकंड बाद श्रीसंत के हाथों में। संपूर्ण भारत जीत का जश्न मना रहा था। संपूर्ण भारत के चैन में एक अलग ही जोश था। संपूर्ण भारत खुशी से झूम उठा था। संपूर्ण भारत धरती पीट रहा था। भारत का यह सब्र, भारत का यह सपना, भारत की यह तपस्या अब पूरी हो चुकी थी। संपूर्ण भारत एक साथ राष्ट्रगान गा रहा था। मैदान में आतिशबाजियां हो रही थी। कप को रो रहा वो देश और वर्ल्ड कप जीत चुका था।
कप के लिए तरस रहा वो देश अब गर्व से कप जीत चुका था। गली सड़क चाय नुक्कड़ होटल बाजार शहर गांव हर गली हर घाट एक ही नाम एक ही आवाज एक ही नारा गूंज रहा था, अब वर्ल्ड कप हमारा है। जिस टीम जिस देश पर इस दुनिया को विश्वास नहीं था, वो टीम वो देश T20 क्रिकेट पर राज कर रहा था। जो टीम अपने जोश अपने जज्बात के दम पर मैदान पर उतरी थी, वही टीम वही देश दहन की अग्नि से निकल करके घी के दीपक जला रहा था। ये खुशियां ये स्वागत वर्ल्ड कप का था। दहन की अग्नि से प्रारंभ वो कहानी दर्दनाक जरूर थी, लेकिन उस कहानी का अंत बड़ा शानदार था। जिस कप्तान जिस देश पर इतने सवाल थे, उसका जवाब ये वर्ल्ड कप था। माही की ये कप्तानी संपूर्ण भारत में एक बार फिर से क्रिकेट को एक नया जीवन दे चुकी थी। युवराज का झूमता हुआ ये चेहरा, माही का चहकता हुआ वो चेहरा, आरपी की वो परफॉर्मेंस, इरफान का वो कमबैक, इन सब का परिणाम वर्ल्ड कप था। T20 में मिली ये दिग्विजय भारत को एक नई उम्मीद नई आस दे चुकी। उम्मीद है कि दहन की ये शानदार सीरीज आपको हमारी आवाज हमारे अंदाज में पसंद आई होगी। हमारी आवाज हमारे अंदाज में। अगर आप दहन का दूसरा सीजन देखना चाहते हैं और 2011 वर्ल्ड कप की कहानी सुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर यस लिख कर जाइए। हम जरूर लाएंगे अपनी आवाज अपने अंदाज में दहन का दूसरा सीजन।